हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार को प्रारंभ किया था। राज्य सरकार के विषय में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोगों ने देखा कि गवर्नर जो है या राज्यपाल जो होता है वो हमारे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल की क्या योग्यता होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, और इसके अतिरिक्त जो है राज्यपाल की शक्तियों को हमने प्रारंभ किया था। राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत हम लोगों ने कार्यकारी शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर्स डिस्कस किया था। अब हम लोग जो है राज्यपाल की विधायी शक्तियों की ओर चलते हैं। तो आज के टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले राज्यपाल की शक्तियों को कंटिन्यू करते हैं, और उसमें सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्तियाँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बच्चों राष्ट्रपति से तुलना करें तो राष्ट्रपति जैसे संसद के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में, पार्लियामेंट या विधायिका के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में संसद से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, या विधान से संबंधित यानी लेजिस्लेशन से संबंधित, विधि से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल के एक प्रमुख अंग के रूप में, एज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यपाल जो होता है, हमारा जो गवर्नर होता है, वो राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट से रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन प्रोसेस है या लीगल प्रोसेस है उससे संबंधित कार्य हमारा राज्यपाल करता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि अगर हम देखें कार्यों की तरफ हम बढ़ें कि क्या विधायी शक्तियां हैं, उसके अंतर्गत क्या कार्य करता है राज्यपाल, तो जैसे राष्ट्रपति जो है संसद की बैठक को बुलाता है, उसी तरह से राज्यपाल राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल की बैठक को, की सिटिंग को या बैठक को, ठीक है, या सत्र को हम कह सकते हैं, बैठक को आहूत करता है। आहूत करता है यानी बुलाता है, प्रोरोग करता है, आहूत करता है, तथा सत्रावसान करता है। एंड ऑफ सेशन, सत्रावसान करता है या एंड ऑफ सेशन करता है। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम सत्र की बात करें, सेशन की बात करें, बैठक या सत्र यहां पर हम कह सकते हैं राज्य विधानमंडल की बैठक या सत्र को आहूत करता है, सेशन को बुलाता है और सेशन का एंड ऑफ सेशन करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राष्ट्रपति संसद की सत्र को बुलाता है और वो उसको सत्रावसान करता है। ठीक, अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, और दूसरा, हाँ, यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि अब अगर ये कहा जाए कि बैठक को स्थगित कौन करता है, सिटिंग को सस्पेंड कौन करता है दिन भर के लिए, कल तक के लिए, तो वो स्पीकर करता है। सेम ऐसे ही जो है, जो हमारा राज्यपाल है वो भी केवल बैठक बुलाता है या फिर सेशन, एंड ऑफ सेशन करता है। यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि स्थगित कौन करता है या सस्पेंड कौन करता है, तो स्पीकर करता है। यानी विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा का स्पीकर करेगा, और विधान परिषद में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में वहां का जो सभापति होगा वो करेगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है विधानसभा को भंग करता है, डिसॉल्व करता है, भंग करता है या डिसॉल्व करता है। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है, वैसे राज्यपाल जो है वो विधानसभा भंग करता है। ठीक, यहां पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 174, यहां पर आर्टिकल 174 2B, अगर पूरा आर्टिकल हम देखें तो वैसे तो आपको याद रखना है 174 में है, जैसे लोकसभा भंग किस में होती है, 85 में, वैसे ये 174 में, लेकिन अब यहां पर आपने लिख दिया 174 2B। ठीक है, अब अगर हम देखें तीसरा पॉइंट कि इसके अलावा क्या करता है, तो राज्यपाल विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में
कुल संख्या के, टोटल मेंबर्स के कुल संख्या के 1/6 सदस्यों को, 1/6 मेंबर्स या 1/6 सदस्यों को निम्न क्षेत्रों से, फॉलोइंग सेक्टर्स से, निम्न क्षेत्रों से नामांकित करता है, नॉमिनेट करता है, नामांकित करता है या नॉमिनेट करता है। ठीक, राज्यपाल विधान परिषद में कुल संख्या के 1/6 सदस्यों को, 1/6 मेंबर को, जैसे वहां क्या था राज्यसभा में 12, राष्ट्रपति में, यहां पर क्या है 12, 13, 14, 15 नहीं है। राज्यपाल विधान परिषद में कुल संख्या के 1/6 सदस्यों को निम्न क्षेत्रों से नामांकित करता है, नॉमिनेट करता है। अब वो निम्न क्षेत्र कौन से हैं उस पर आते हैं हम लोग। निम्न क्षेत्र यहां पर कौन से हैं जिसके अंतर्गत नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, उन पर हम आते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र है जहां से नॉमिनेट करता है कला, दूसरा विज्ञान, पहला आर्ट, दूसरा साइंस, तीसरा कला विज्ञान, साहित्य, लिटरेचर या साहित्य, समाज सेवा, सोशल सर्विस, समाज सेवा, और सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन या कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक, इसका मतलब राज्यपाल इन सभी सेक्टर से विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर्स को या सदस्यों को नामांकित करता है। जैसे राष्ट्रपति इन 4 सेक्टर्स से, ठीक, यहां ये कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। राज्यपाल कहां कर रहा है, विधान परिषद में कर रहा है। राष्ट्रपति इन 4 सेक्टर से, ये आप पहले देख चुके हैं या जिन्होंने देखा है, ठीक है, राष्ट्रपति इन 4 सेक्टर से, 4 सेक्टर कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन 4 सेक्टर से राज्यसभा में कितने को नामांकित करता है, 12 को नॉमिनेट करता है, 12 सदस्य को जो है नॉमिनेट करता है। ठीक, अब इसका मतलब कि एक ऐसा सेक्टर है सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, इस सेक्टर से जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट नहीं करता, लेकिन राज्यपाल जो है वो नामांकित करता है या नॉमिनेट करता है। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपके सामने यहां पर है। ठीक, अब ठीक उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति जो है वो संसद में अभिभाषण करता है, अपना स्पीच देता है, उसी तरह से राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल में या स्टेट लेजिस्लेचर में अपना अभिभाषण करता है, अपनी स्पीच देता है। ठीक, तो अगला काम क्या है, विधानमंडल या लेजिस्लेचर में, विधानमंडल में अभिभाषण करना। अभिभाषण के बारे में आपको मैंने बताया है कि अभिभाषण ये सरकार का होता है, अभिभाषण करना। ठीक, विधानमंडल में अभिभाषण करना। सेम वैसे ही जैसे राष्ट्रपति अभिभाषण कब करता है, 2 अवसर होते हैं, लोकसभा के सामान्य निर्वाचन के बाद, वैसे यहां पर अभिभाषण का पहला अवसर क्या होगा, विधानसभा के सामान्य निर्वाचन के बाद, निर्वाचन के बाद। ठीक, जैसे पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ, अब 2 मई के बाद जो है, जब 2 मई को रिजल्ट आएगा उसके बाद नई विधानसभा का गठन होगा, तो वहां के राज्यपाल जो भी सरकार बनेगी उस सरकार की स्पीच को, उस सरकार की बात को कहेंगे अपने अभिभाषण में। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी बार कब होता है, दूसरी बार प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन या प्रथम सत्र में, सेशन में। ठीक, जनरली ये कौन सा सत्र होता है, बजट सत्र।
तो ये जो है अभिभाषण या स्पीच जो उसकी होती है, ठीक है, ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत अगली शक्ति। अब इसके बाद अगर हम अगली शक्ति देखें कि हमारे राज्यपाल के पास, तो जैसे हमारा राष्ट्रपति जो है वो हमारी संसद में डिफरेंट टाइप्स की जो रिपोर्ट होती है, नेशनल कमीशन की, फाइनेंस कमीशन की, अदर रिपोर्ट्स जो हैं, आयोगों की जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको संसद में प्रस्तुत कराता है। ठीक वैसे ही हमारा जो राज्यपाल होता है वो डिफरेंट टाइप्स के जो कमीशन हैं उनकी रिपोर्ट को जो है वो राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है। ठीक है, तो राज्य स्तरीय आयोगों की रिपोर्ट को विधानमंडल लेजिस्लेचर में या स्टेट लेजिस्लेचर में विधानमंडल में प्रस्तुत करवाना, जैसे फॉर एग्जांपल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, राज्य महिला आयोग की रिपोर्ट, राज्य अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की रिपोर्ट, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी उन सारी रिपोर्ट्स को वहां पर ये प्रस्तुत कराएगा। ठीक है, तो ये उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स के अंतर्गत आती हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं और राज्यपाल की शक्तियों की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो अगली पावर है, ठीक है, नंबर्स पे नहीं हम जा रहे हैं, एरो करके कर रहे हैं। अगली शक्ति राष्ट्रपति की राज्यपाल की क्या है कि राज्य से संबंधित, स्टेट से रिलेटेड, राज्य से संबंधित किसी धन विधेयक मनी बिल या बजट आदि को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देना, परमिशन देना या सहमति देना। ठीक, तो जैसे राष्ट्रपति की सहमति से या अनुमति से जो है वो लोकसभा में हमारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, कोई मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही राज्य से संबंधित कोई भी मनी बिल होगा, कोई बजट होगा, एनुअल फाइनेंशियल जो भी डिटेल है, बजट है, वो सारा जो है राज्यपाल की अनुमति से कहाँ रखा जाएगा, हमारी लोकसभा के अंतर्गत, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली शक्तियों की ओर चलते हैं। अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो बची हुई हैं, ठीक है, तो उस तरफ हम लोग चलते हैं। तो अब अगर हम बात करें यहां पर अगली शक्ति कौन सी महत्वपूर्ण है, तो वो है अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करना। ठीक, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करना। ठीक है, आपने अगर राष्ट्रपति पढ़ा है तो राष्ट्रपति में आपने देखा कि राष्ट्रपति जो है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अगर हमें विधि, हमारी सरकार को कानून की ज़रूरत है, विधि की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है 6 माह के लिए। और ये भी मैंने बताया था उसमें कि उस अध्यादेश की अधिकतम अवधि या मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 7.5 मंथ हो सकता है, 7.5 माह हो सकता है। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारा जो राज्यपाल है उसे भी राज्य में इस तरह की शक्ति दी गई है। अध्यादेश मैंने पहले भी बताया है कि अध्यादेश जो है वो क्या है, एक टेम्पररी लॉ है फॉर 6 मंथ। ठीक, अब जैसे इस समय मान लीजिए सपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी काम कर रही है,
तमाम तरह की रोज चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे में जो है, अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई एक नया लॉ इंप्लीमेंट करना जरूरी हो गया, जैसे अभी आप देखिए कि दवाओं की कालाबाजारी हो रही, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही, तमाम ऐसी चीजें हो रही। अब मान लो लगे कि हाँ भाई एक सख्त, एक कड़ा कानून जो है ऐसे लोगों के लिए लाया जाए, तो अब ऐसे कानून को लागने के लिए क्या वर्तमान में परिस्थिति है कोरोना काल में कि विधानसभा की बैठक बुलाई जाए या विधान परिषद की बैठक बुलाई जाए और ऐसा कोई कानून बनाया जाए? नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करेगा, ठीक। तो वो 6 मंथ के लिए होगा, यानी अब अगर उसको आगे कंटिन्यू करना है तो जैसे हमारे केंद्र में होता है कि संसद उसको पारित कर दे तो वो परमानेंट लॉ बन जाएगा, वैसे यहां पर भी हमारा विधानसभा और विधान परिषद पारित कर दे तो परमानेंट लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने का, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, ठीक वैसे ही राज्यपाल अनुच्छेद आर्टिकल 213 के अंतर्गत 6 माह के लिए, 6 मंथ के लिए अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है, ठीक। 6 मंथ के लिए ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करता है, ठीक। तो अगर यहां फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर यह पूछा जाता है कि राज्यपाल अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 213, कितने समय के लिए, 6। लेकिन अगर जैसे राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह हो सकती है, वैसे ही राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि भी 7.5 माह हो सकती है। कैसे? अध्यादेश 6 माह के लिए जारी होता है। 6 माह के अंदर अगर 6 सप्ताह का समय दिया गया, 6 सप्ताह के अंदर अगर इसे राज्य विधानमंडल पारित कर देता है तो यह कानून बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अध्यादेश 6 माह के लिए जारी हुआ, 6 सप्ताह का समय किसके लिए मिला? जब इसे विधानसभा और विधान परिषद पारित कर सकती है। अगर नहीं पारित करती है तब भी 6 माह प्लस 6 सप्ताह यानी 7.5 माह के लिए ये अध्यादेश जारी हो सकता है। तो अधिकतम अवधि जो हो सकती है, मैक्सिमम टाइम पीरियड, अधिकतम अवधि, इसको मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं इस चीज को क्योंकि मैंने राष्ट्रपति में बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी को समस्या होगी तो या किसी चीज को पूछना होगा तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक। तो अधिकतम अवधि यहां 6 माह प्लस 6 सप्ताह के आधार पर 7.5 माह हो सकती। कैसे? अध्यादेश जारी हुआ 6 माह के लिए, 6 माह होते ही अगर 6 सप्ताह का एक्सटेंशन दिया जाता है कि 6 सप्ताह के अंदर अगर राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर इसे पास कर दे तो ये परमानेंट लॉ बन जाएगा। यही ऑर्डिनेंस जो है एक्ट बन जाएगा, यही ऑर्डिनेंस एक्ट, यही अध्यादेश अधिनियम बन जाएगा। अगर नहीं पारित हुआ तब भी इसका मतलब 6 सप्ताह तक अगर उसको लिंगर ऑन कर लिया गया तो ये किया जा सकता है, 7.5 माह अधिकतम अवधि इसकी बिताई जा सकती है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर एक अध्यादेश के संबंध में इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में आपने देखा था कि अध्यादेश में वहां पर कोई लिमिटेशन नहीं थी, लेकिन राज्यपाल के अध्यादेश में लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो आप यहां पर एक सब हेडिंग कर सकते हैं कि राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की सीमा, की लिमिट, ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की सीमा या अध्यादेश की लिमिट, ठीक। क्यों? राष्ट्रपति में यह नहीं कहा गया कहीं कि राष्ट्रपति इस विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ठीक। ऐसा राष्ट्रपति में कहीं नहीं कहा गया, राष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब स्टेट जो है वो तो आपके यूनिट्स हैं और कहीं ना कहीं सेंट्रल से परमिशन कुछ ना कुछ मामलों में उनको लेना पड़ेगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है कि हमारे संविधान में कुछ विषयों के लिए ऐसे विधेयक हैं, बिल हैं, जिनको राज्यपाल या गवर्नर डायरेक्ट साइन नहीं कर सकता, डायरेक्ट परमिशन नहीं दे सकता।
ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको जो है वो आरक्षित करना होता है, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, रिजर्व करना अनिवार्य है। तो ऐसे विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश डायरेक्ट जारी नहीं कर सकता, जब पहले ही बता दिया गया है कि इन विषयों पर कोई भी विधेयक या बिल राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखा जाएगा। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल अंतरराज्यीय व्यापार से संबंधित कोई विधेयक है, इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड कोई बिल है, उसमें यह कहा गया कि भाई ऐसा कोई भी बिल अगर राज्य ला रहा है तो उसे जो है वो राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखना पड़ेगा, राष्ट्रपति उस बिल पर परमिशन बोलेगा तभी हो पाएगा। ठीक, तो अब इसका मतलब कि इंटर स्टेट ट्रेड पर कोई कानून अगर बनाना है, एक्ट बनाना है, अधिनियम बनाना है, तो बिना बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं बन सकता, उसको राष्ट्रपति के पास रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक, तो अब ऐसे विषय पर क्या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं जारी कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस, मैंने आपको बोला, ऑर्डिनेंस इज इक्विवेलेंट टू एक्ट। 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए ये टेम्पोररी कानून है, तो टेम्पोररी लॉ इज इक्विवेलेंट टू एक्ट। ठीक है, ऑर्डिनेंस और एक्ट या अध्यादेश और अधिनियम दोनों इक्विवेलेंट है 6 महीने तक के लिए। तो जब एक्ट बनाने पर रोक लगा दी गई, अधिनियम बनाने पर रोक लगा दी गई, तो क्या ऐसे विषय पर अध्यादेश लाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता, है कि नहीं है? तो सीधी सी बात है, तब नहीं लाया जा सकता। जब उसी का एक पक्ष आपसे कहा गया आप नहीं कर सकते, तो फिर आप ये कैसे कर सकते हो? है कि नहीं है? सीधी सी बात है, तो आप नहीं कर सकते हो। तो अब इसमें जो है सीमा क्या है, लिमिट क्या है, कि इसमें कहा गया कि ऐसे विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश नहीं जारी कर सकता जिन विषयों पर विधेयक राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना अनिवार्य है। ठीक, तो आप यहां लिख सकते हैं, राज्यपाल ऐसे विषयों पर, ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे विषयों पर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस नहीं जारी कर सकता, नहीं जारी कर सकता जिन विषयों से संबंधित, जिन सब्जेक्ट से रिलेटेड या जिन विषयों से संबंधित विधेयकों को, बिल या विधेयकों को राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना, रिजर्व करना, आरक्षित करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। ठीक, अनिवार्य है। ठीक, तो अब आपने देखा यहां क्या लिखा कि राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश पर की सीमा, लिमिट है क्या, कि राज्यपाल ऐसे विषयों पर ऑर्डिनेंस या अध्यादेश नहीं जारी कर सकता जिन विषयों से संबंधित विधेयकों या बिल्स पर को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना अनिवार्य है। जैसे अब फॉर एग्जांपल, जैसे 1 अंतरराज्यीय, इंटर स्टेट व्यापार से संबंधित विधेयक, इंटर स्टेट ट्रेड या इंटर स्टेट से संबंधित विधेयक, अंतरराज्यीय व्यापार से संबंधित विधेयक। ठीक है, अब दूसरा, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़े। ठीक, अंतरराज्यीय व्यापार से संबंधित विधेयक ये पहला था। दूसरा है संघ की, संघ मतलब कौन, यूनियन, केंद्र, संघ की शक्तियों को, पावर्स को या शक्तियों को प्रभावित करने वाला विधेयक, स्टेट
ऐसा कोई बिल लाएगा अगर जो यूनियन की पावर को इफेक्ट करे, प्रभावित करने वाला, तो भाई ऐसा कोई भी बिल आप लाओ, कोई बात नहीं, बट कहां आरक्षित करना है? राष्ट्रपति के पास। इसलिए आप यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा, हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करने वाला विधेयक, हाई कोर्ट की शक्तियों को इफेक्ट करने वाला या प्रभावित करने वाला विधेयक अगर है, तो ऐसा कोई भी विधेयक जो है, तो इसका मतलब है कि ऐसे विधेयक पर अध्यादेश जारी नहीं हो सकता, या ऐसे विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे विषयों पर अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे विषयों के विधेयक राष्ट्रपति के पास आरक्षित करने अनिवार्य है। ठीक है, तो ये एक कारण है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे जो राज्यपाल की विधेयक के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं उसकी सीमा निर्धारित की गई है। तो जब विधेयक के अंतर्गत उसकी शक्तियों को सीमांकित किया गया है, लिमिटेड किया गया है, तो वही चीज इंप्लीमेंट होगी किस पर? अध्यादेश पर भी, ऑर्डिनेंस पर भी। ठीक है, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश पर भी। अब राज्यपाल अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति पर आरक्षित करता है तो क्या होता है, उस पर अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब विधायी शक्तियों में जैसे आपने देखा था कि राष्ट्रपति के पास एक विधायी शक्ति है, वीटो पावर, ठीक उसी तरह से हमारे राज्यपाल के पास भी एक विधायी शक्ति है जिसको हम लोग वीटो पावर कहते हैं, वीटो शक्ति। लेकिन जैसे राष्ट्रपति की जो वीटो पावर थी, वो कहीं ना कहीं वो वीटो पावर भी इनडायरेक्टली मिली, यानी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे राज्यपाल को जो वीटो पावर मिली है, उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। और राज्यपाल आर्टिकल 200 के अंतर्गत, जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत इनडायरेक्टली अपनी वीटो पावर का प्रयोग करता है, वैसे ही हमारा जो राज्यपाल है, हमारा जो गवर्नर है, वो आर्टिकल 200 के अंतर्गत, 200 के अंतर्गत इनडायरेक्टली अपनी वीटो पावर का प्रयोग करता है। तो अब आप लिखिएगा राज्यपाल की वीटो शक्ति, राज्यपाल की वीटो पावर। ठीक, राज्यपाल की वीटो पावर या राज्यपाल की वीटो शक्ति। ठीक, तो राज्यपाल की वीटो पावर या राज्यपाल की वीटो शक्ति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं कि संविधान में राज्यपाल की वीटो शक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, पहली लाइन आपकी यही होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल की वीटो शक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु जब वह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किसी विधेयक, किसी बिल या किसी विधेयक पर निम्नलिखित कार्य करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वीटो पावर या वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वीटो पावर या वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक, जब वह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किसी विधेयक पर निम्नलिखित कार्य करता है तो इनडायरेक्टली वो वीटो पावर का प्रयोग करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राष्ट्रपति 111 के अंतर्गत। ठीक, पहला क्या? फर्स्ट, वह विधेयक पर अनुमति देता है, वह विधेयक पर अनुमति देता है। ठीक, परमिशन देता है। ठीक है,
अभी हम आ रहे हैं इस पर। वह विधेयक या बिल पर या विधेयक को विधारित करता है। विधारित मतलब अनुमति नहीं देता है, विधारित करता है, ठीक, अनुमति नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, ठीक है, अनुमति नहीं देता है। तीसरा, वह विधेयक को, बिल को पुनर्विचार के लिए, फिर से विचार करने के लिए वापस भेजता है, ठीक है, वापस भेजता है। और यहां चौथा पॉइंट और है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करता है, राष्ट्रपति के पास आरक्षित करता है। इसको अब आपको समझना है, ठीक। तो अगर हम देखें राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक के मामले में, किसी बिल के मामले में, ये 3 पॉइंट तो दिए ही थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। पहला पॉइंट दिया था वह विधेयक पर अनुमति देता है, तो आपने देखा उस समय, अगर हम यहां देखें कि मान लीजिए कि योगी मंत्रिपरिषद जो है उसने राज्यपाल को कहा किसी विधेयक पर आप अनुमति ना दें, विधारित करता है, ठीक है, अनुमति दे दें, तो उसके अनुसार वो अनुमति दे रहा है। अब यहां पर लेकिन अगर किसी मंत्रिपरिषद ने विधेयक पर अनुमति देने के लिए अगर मान लीजिए राज्यपाल को सलाह दी, ठीक, विधानसभा से पास हुआ और राज्यपाल को सलाह दी कि आप विधेयक पर अनुमति दीजिए, और राज्यपाल जो है उस विधेयक पर अनुमति देने का कोई समय सीमा नहीं निर्धारित होने का फायदा उठाते हुए वो उसको ना तो यस कर रहे हैं ना नो कर रहे हैं, ठीक है। यानी पहले क्लॉज का फायदा, अनुमति देता है लेकिन कितने दिन में देता है ये नहीं लिखा हुआ है, इस क्लॉज का फायदा उठाते हुए अगर राज्यपाल ये कहते हैं कि भाई ठीक है अनुमति दे देंगे और ना दे रहे हैं ना कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्लॉज 1 के बेसिस पर इनडायरेक्टली हमारा गवर्नर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, ठीक। अब दूसरा है, वह विधेयक को अनुमति नहीं देते। अब यहां पर क्या है, मैंने कहा कि योगी मंत्रिपरिषद ने विधेयक भेज दिया राज्यपाल के पास विधानसभा से पास करा के, लेकिन मंत्रिपरिषद को यह लगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम है विधेयक में, कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, और उन्होंने फिर सजेशन भेजा राज्यपाल को कि आप अनुमति ना दीजिए उस बिल पर। तो क्या होगा, वो अनुमति नहीं देगा। अगर वो ऐसा कुछ भी करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो इसका प्रयोग अगर वो करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से, अपने आप से नहीं करेगा, तो वो वहां पर अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वो एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो का प्रयोग किसके, दूसरे क्लॉज के आधार पर करता है। तो आप अगर इधर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इस बेसिस पर वो कौन से वीटो का प्रयोग करता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, पॉकेट वीटो, ठीक। कैसे, जब वो परमिशन दे या ना दे लेकिन वो टेबल पे पड़ा रहने दे, ठीक। वह विधेयक को अनुमति मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, कौन सा वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, जिसको हम कहते हैं पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो, ठीक। अब बात आती है, वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। राष्ट्रपति भी तो ऐसा करता था, राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, तो टल गया ना कुछ समय के लिए, तो कौन सा वीटो हुआ, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। अब ये क्लॉज राष्ट्रपति के पास नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति से ऊपर कोई है ही नहीं। राज्यपाल के पास तो है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं है, ठीक। लेकिन अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उसने विधेयक को कुछ समय के लिए टाल दिया,
भेज दिया राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो इन दोनों का प्रयोग अगर करता है वो, ये अपने विवेक से करता है, ये भी अपने विवेक से करता है, तो अगर इन दोनों का प्रयोग करता है तो इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, ठीक। तो इसका मतलब हमारा जो राज्यपाल है, हमारा जो गवर्नर है, वो राष्ट्रपति की तरह से ही 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है, पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, और निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, ठीक। लेकिन अब यहां आपको यह ध्यान रखना है कि राज्यपाल के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है, जबकि ऐसा राष्ट्रपति के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं है अथॉरिटी, ठीक है। अब यूपी में ऐसा हो चुका है, उत्तर प्रदेश में एक समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उस समय राज्यपाल हुआ करते थे पूर्व आईएएस टीपी राजेश्वर, और उस समय टीपी राजेश्वर जी ने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। एक विधेयक आया था जिसके तहत जो है एक गौहर यूनिवर्सिटी जो है रामपुर में बनी भी, और उस यूनिवर्सिटी का आजीवन कुलपति जो है मोहम्मद आजम खान को बनाया जाना था, जो बिल्कुल वैधानिक नहीं था, जो लीगल नहीं था। तो लेकिन अब उसके लिए कानून बना के कि भाई स्टेट की यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई भी पर्सन जो है आजीवन कुलपति, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो टीबी राजेश्वर ने ना यस किया ना नो किया, 2 बार 3 बार जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने वो बिल भेजा तो उन्होंने उसको फिर अगले वीटो का प्रयोग किया, उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दिया, और एक तरह से उन्होंने उसी बिल के लिए निलंबनकारी वीटो का प्रयोग भी कर दिया, ठीक है। अब यहां पर बच्चों इस पॉइंट पर आते हैं कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से आर्टिकल भी दिया हुआ है, इसलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट पर आना कि जो अलग सा आर्टिकल दिया हुआ है उस आर्टिकल के द्वारा भी हम यहां पर बात करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 201 में प्रोविजन है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है। तो सबसे पहले राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा या राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास आरक्षित या रिजर्व बिल या विधेयक, ठीक, आरक्षित विधेयक। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास आरक्षित विधेयक, इस विषय पर आते हैं। तो अनुच्छेद 201 के अनुसार ऐसे विधेयक या बिल के मामले में राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। 201 के अनुसार ऐसे बिल या ऐसे विधेयक के मामले में राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, 2 तरह के विधेयक आएंगे यहां, एक मनी बिल आएगा, और मनी बिल भी भेज सकते हैं। यहां एक और इंटरेस्टिंग मैटर है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति मनी बिल के बारे में नहीं थी, लेकिन यहां है, चाहे वो मनी बिल ही क्यों ना हो, रिजर्व कर सकता है राज्यपाल, तो धन विधेयक हो या फिर सामान्य विधेयक हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धन विधेयक के मामले में धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति या तो अनुमति देगा
या अनुमति नहीं देगा, उसे रोकेगा नहीं। ठीक है, यानी धन विधेयक के मामले में या तो अनुमति देगा या फिर अनुमति को विधारित कर देगा, अर्थात अनुमति नहीं देगा। या तो अनुमति नहीं देगा। ठीक है, इस चीज को जो है ये बिल्कुल से है पॉइंट, ये जो है इस तरह से यहां पर धन विधेयक के विषय में बिल्कुल क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी धन विधेयक है तो अनुमति देगा या उसे अस्वीकार कर देगा। ठीक, अब हम आते हैं इसके बाद सामान्य विधेयक के मामले में। जनरल बिल या सामान्य विधेयक 201 के अंतर्गत ही चल रहा है। ठीक है, सामान्य विधेयक के मामले में दूसरा पॉइंट, जनरल बिल या सामान्य विधेयक के मामले में। ठीक, तो सामान्य विधेयक के मामले में राज्यपाल अगर विधेयक भेजता है कोई, तो उसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस पर हम लोग आते हैं। ठीक, सामान्य विधेयक के मामले में पहला तो राष्ट्रपति ये कर सकता है, विधेयक पर, बिल पर अनुमति दे सकता है। ठीक, विधेयक पर अनुमति दे सकता है। दूसरा, विधेयक पर अनुमति नहीं दे सकता है, विधारित कर सकता है, अनुमति नहीं दे सकता है। बिल्कुल वही जैसे राज्यपाल करता है, सेम ऐसे राष्ट्रपति करेगा, या तो अनुमति देगा या अनुमति नहीं देगा। लेकिन तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तीसरा, वह विधेयक को विधानसभा के पास, अब यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली लिख रहे हैं, जनरली लोग विधानसभा जानते हैं, इसलिए विधानमंडल यहां होना चाहिए। ठीक है, मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों। ठीक है, लेकिन मैं विधानसभा लिख रहा हूं। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वह विधेयक को विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार, फिर से विचार के लिए वापस भेज सकता है, वापस भेज सकता है। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट तो ऑलरेडी आप पहले भी देख रहे थे, राष्ट्रपति में भी था, राज्यपाल में भी था। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं। नया क्या है अब आएगा। मैंने कहा वह विधेयक पर राष्ट्रपति, अगर राज्यपाल ने विधेयक आरक्षित किया तो अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं दे सकता है। विधेयक को विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक, अब बात इंटरेस्टिंग यहां क्या है कि अगर विधानसभा पुनर्विचार के पास बाद फिर से राष्ट्रपति के पास भेजती है तो क्या करेगा। ठीक, यही बात इंपॉर्टेंट है यहां। तो विधानसभा अगर विधेयक को पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, बाध्य नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया कि इसमें 6 महीने का समय दिया जाता है, 6 मंथ का समय दिया जाता है, और 6 मंथ का जो है जो समय दिया जाता है पुनर्विचार करके पुनः राष्ट्रपति के सामने, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसे अनुमति दे, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यदि पुनर्विचार के बाद विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत होता है तो वह इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। जनरल बिल की बात है, बाध्य नहीं है। ठीक, मतलब कि पुनः राष्ट्रपति के पास अगर आता है तो वो अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि ये बात क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि संसद अगर ऐसा करती तो बाध्य है राष्ट्रपति, लेकिन राज्य विधानमंडल अगर ऐसा करेगा तो बाध्य नहीं है। ठीक, इस चीज को आपको समझना है। तो आप नोट करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं,
नोट करके आप लिखिएगा, मैं एक लाइन लिखवा दे रहा हूं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, कि अतः स्पष्ट है कि, यहां पर नोट करके लिख सकते हैं आप, अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत, संसद में पुनर्विचार, राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत, संसद में पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत किसी सामान्य विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए, किसी जनरल बिल पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, परंतु विधानसभा या विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत किसी विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर या सिग्नेचर करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक लाइन डायग्राम से फिर से आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आप देखिए, राष्ट्रपति के पास विधेयक के संबंध में जो पावर आती है उस पर बात करते हैं। आपने इससे पहले देखिए, अगर हम संसद अगर कोई विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है वाया मंत्रिपरिषद, ठीक, राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर सकता है, नहीं कर सकता है, या राष्ट्रपति उसको कहाँ भेज सकता है, संसद के पास वापस भेज सकता है। संसद फिर इसको अगर भेजती है, पुनः भेजती है, ये पुनः भेजना हुआ, पुनः भेज रही है, ठीक है, पुनर्विचार के बाद, ठीक, तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ऐसी स्थिति अगर आ गई तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य। ठीक, ये कंफर्म है, संसद द्वारा पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। परंतु अब बात आती है कि विधानमंडल ने, यानी विधानसभा ने विधेयक कहां भेजा, राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने विधेयक को कहां भेज दिया, विधेयक राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दिया। यही तो आपने देखा ना, राज्यपाल ने कहां किया, राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दिया। अब राज्यपाल ने उस विधेयक को फिर से पुनर्विचार के लिए पास भेजा, किसके, विधानसभा के। ठीक है, राज्यपाल ने उस, अब ये कहां विधेयक जा रहा है, ये विधेयक जा रहा है, ये यहां पर भी विधेयक जा रहा है। ठीक, अब यहां से विधानसभा ने अगर पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार करके भेजा, यानी पुनः भेजा, ठीक, तो यहां तो संसद वाले विधेयक पर बाध्य था राष्ट्रपति, लेकिन यहां पर वो बाध्य नहीं है, राज्य के विधेयक पर बाध्य नहीं है, साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, बॉन्डेड नहीं है, वो चाहे तो यस करे या फिर नो करे। स्टेट, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि पार्लियामेंट का अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट तो सेंट्रल का ही पार्ट है ना, पार्लियामेंट का तो प्रेसिडेंट खुद एक पार्ट है, बट स्टेट इज अ यूनिट ऑफ अ फैमिली। स्टेट एक बहुत छोटी सी यूनिट है, स्टेट जो कहे उसको प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, सेंट्रल में अगर वहीं पर एक संस्था कह रही कि भाई आप ये बात पुनर्विचार करके हम आपको दे रहे हैं, अब इसको मानिए, तो वहां पर संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत उसको मानना होगा, बट स्टेट की बात को वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर एक बात और आ जाती है कि जो मैंने आपको अध्यादेश में बताया कि कौन से विधेयक राष्ट्रपति के पास आरक्षित करने अनिवार्य हैं, सामान्य विधेयक, तो वही वाले पॉइंट्स तीनों फिर से आ जाएंगे। ठीक, तो आप नोट 2 करके आप लिख लीजिएगा कि संविधान में या संविधान के प्रावधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति के पास आरक्षित करने अनिवार्य हैं। ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स, क्योंकि वो ऑलरेडी अध्यादेश में आप लिख चुके हैं, निम्नलिखित प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति के पास आरक्षित करने अनिवार्य हैं। फॉलोइंग टाइप्स के बिल
प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करना अनिवार्य है, आरक्षित करना अनिवार्य है। कौन सा? पहला वही वाली बात, अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित विधेयक, इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड बिल। दूसरा, संघ की शक्तियों को प्रभावित करने वाला विधेयक, यूनियन की पावर्स को प्रभावित करने वाला विधेयक। और तीसरा कौन सा? हाईकोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करने वाला विधेयक। ठीक है, तो फिर से वही पॉइंट आ गए आपके कि आपने लिखा कि निम्नलिखित प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो वही ऐसे ही विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक, तो लेजिस्लेटिव पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं और ये आपको अभी मैंने जो बताया है कंप्लीट आपको समझ में आया होगा और इस पर आप अपना होमवर्क करिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग आगे क्वेश्चन सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चंस आपसे मांगूंगा भी, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। अभी आप जान रहे हो कि बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, इनमें जो है जितना भी आपको, अब जैसे कल एक टेस्ट प्रोग्राम था सिविल बैच के अंतर्गत, अब टेस्ट में आपने कितनी ईमानदारी से काम किया, क्या किया, ये आप जानो। ठीक है, तो आप इस तरह से वो भी आप किसी क्लास से कम उस चीज़ को मत समझा करो। ठीक है, अगर कोई भी टेस्ट प्रोग्राम या कोई भी एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, हाँ, गूगल मीट पर सीसैट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और जल्दी ही जो है गूगल मीट के द्वारा अब आपकी ये जो जीएस की क्लासेस हैं वो गूगल मीट के द्वारा आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो सीसैट ऑलरेडी चल रहा है, रेगुलर क्लास चल रही है सीसैट की। ठीक है, जो लोग भी सीसैट की क्लास में थे वो उस क्लास को ले रहे हैं। ठीक है, इवनिंग में टाइमिंग है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच को क्लब करके एक बैच बनाया गया है और उसी के अंतर्गत उनको रखा गया है। अब बच्चों हम लोग एक दो शक्तियां और हैं जिनको डिस्कस करते हैं। गवर्नर में ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। जुडिशियल पावर या न्यायिक शक्तियां। ठीक है, तो जुडिशियल पावर या न्यायिक शक्तियां, ठीक है, जुडिशियल पावर या न्यायिक शक्तियां जैसे राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में थी, राज्यपाल की अनुच्छेद 161 में है। ठीक, आर्टिकल 161। ठीक है, तो राज्यपाल भी राष्ट्रपति के समान न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंड को या पनिशमेंट को क्षमा कर सकता है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो राज्यपाल न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंड को क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है या फिर किसी अन्य दंड या पनिशमेंट में परिवर्तित कर सकता है। ठीक, दंड में परिवर्तित कर सकता है। तो इसका मतलब कि राज्यपाल जो है किसी भी दंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है 161 के अंतर्गत। ठीक है, निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है या क्षमा करना, निलंबित करना और क्या, परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब उसके लिए जैसे राष्ट्रपति जो है, मैंने टेक्निकल टर्म्स राष्ट्रपति में यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत है कि उसके लिए जो टेक्निकल टर्म्स हैं, लघुकरण करना यानी कम्यूट करना, ठीक है, रेमिट करना, रिस्पाइट करना, ठीक है, विराम, परिहार, मतलब परिस्थितियों के अनुसार दंड को कम करना या कठोर दंड है तो उसको सामान्य में बदलना। ठीक है, वो सारी चीजें यहां भी अप्लाई होती हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर है, क्षमादान की शक्ति है, उसमें अंतर क्या है, इस पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो अंतर है उसको आप नोट करके चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत आप न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आप इसको नोट करके, नोट 1, 2, 3 करके लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट 1 करके, कि आप लिखिएगा कि राज्यपाल मृत्यु दंड को या हैंग टिल टू बी डेथ को जो है वो क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन उसे परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है या निलंबित कर सकता है। ठीक, तो राज्यपाल मृत्यु दंड को, ठीक है, जो क्षमा नहीं कर सकता, ये कंफर्म है। आप राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है, बाइज्जत बरी कर देगा, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है या किसी की मृत्युदंड जो है वो 2021 में उसको 2022 कर सकता है, निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल ऐसी शक्तियों का प्रयोग इसके अंतर्गत कर सकता है। दूसरा पॉइंट
कि हमारा जो राज्यपाल है, हमारा जो गवर्नर है, वो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग केवल राज्य सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर कर सकता है, जबकि हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो सभी विषयों पर कर सकता है। ठीक, तो यहां पर जो है वो उसके अंतर्गत आया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में, कि राज्यपाल, क्योंकि अब भाई संघ सूची का विषय तो इसका है नहीं, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची, जैसे राष्ट्रपति जो है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत करता है। ठीक है, दोनों के अपने अपने विषय बटे हुए हैं। ठीक, इसी तरह से तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि राज्यपाल किस विषयों पर क्षमादान का प्रयोग करता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत। ठीक, तीसरा पॉइंट जो आता है यहां पर राज्यपाल के विषय में, कि राज्यपाल जो है जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है उसमें वो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यपाल का आर्मी से या सेना से कोई मतलब नहीं है। वो आर्मी या सेना कौन किसके अंडर में है? प्रेसिडेंट के अंडर में है। वो सेंट्रल का विषय है, वो केंद्र का विषय है, वो केंद्र के अंडर में है, तो वो जो है सीधी सी बात है कि उसी के अंतर्गत आएगा। तो राज्यपाल जो है सैन्य न्यायालय, आर्मी कोर्ट, जैसे कोर्ट मार्शल होता है या कुछ भी, तो उसके संबंध में क्षमादान का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक, सेम ऐसे ही जैसे राष्ट्रपति में है कि कोई भी जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के समक्ष क्षमादान के लिए नहीं उपस्थित हो सकता, ऐसे ही राज्यपाल के समक्ष कोई व्यक्तिगत रूप से क्षमादान के लिए उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है, वैसे ही राज्यपाल की जो न्यायिक शक्ति है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है या न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अगली शक्ति है वो है स्वविवेक की शक्ति, डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स। स्वविवेक की शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी डिस्क्रिएशन की बात अगर करते हैं, विवेक की बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के दोनों में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल में स्वविवेक शक्ति के मामले में राज्यपाल ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि आर्टिकल 163 में 163 में राज्यपाल की स्वविवेक का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अनुच्छेद 163 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यपाल या गवर्नर अपने स्वविवेक से या मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। स्वविवेक से डिस्क्रिएशन करेगा, अपने विवेक से करेगा, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन से करेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है वो कुछ कार्यों का प्रयोग जो है कुछ कार्य ऐसे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब हमारा जो गवर्नर है वो स्वविवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, अब वो परिस्थितियां कौन सी हैं, वो स्थितियां कौन सी हैं? अब सबसे पहले उन परिस्थितियों में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, मुख्यमंत्री की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। ठीक, कैसे अब आप सोचिए, अब जैसे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ 2017 में, तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बीजेपी को मेजॉरिटी मिली, बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुना, वहां राज्यपाल के पास कोई स्वविवेक नहीं। ठीक, लेकिन जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में किसी को बहुमत नहीं मिला, ना भाजपा को मिला, ना टीएमसी को मिला, ना किसी को मिला, और ऐसी स्थिति में जो है वो राज्यपाल का स्वविवेक है कि वो किसी बड़े दल को बुलाता है या किसी बड़े अलायंस को बुलाता है, किसी को भी बुला सकता है और उसको सीएम अपॉइंट करेगा, और उसके बाद कहेगा कि भाई आप इतने दिन के अंदर मेजॉरिटी प्रूव करिए। ठीक, इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण अगर आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी केंद्र का, क्योंकि राज्यपाल को मैंने पहले ही बताया है ऑफ द रिकॉर्ड केंद्र का एजेंट कहा जाता है, आपने देखा भी होगा कि वहां के भाजपा
के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल ने सुबह सुबह बुलाया और शपथ ग्रहण करा दिया कि भाई आप मुख्यमंत्री हो। तो इसका मतलब किसी को जब मेजॉरिटी नहीं होगी, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब, जब किसी को बहुमत नहीं प्राप्त हो, जब किसी दल को बहुमत ना प्राप्त हो, ठीक है। जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल अपने स्वविवेक से कर सकता है और उसके बाद उसे टाइम देगा, और उस समय इसी में सबसे बड़ा रोल केंद्र का होता है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है भाजपा अगर हार भी गई तो सरकार अपनी बना लेगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि गवर्नर किसका होगा, केंद्र से संबंधित होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव होता है और ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और ऐसा आपने राज्यपाल, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, कई कर्नाटक की बात हो, कई स्टेट्स में ऐसी स्थितियां आई, ठीक है। अब इसके बाद आता है मंत्री परिषद बर्खास्त करना। मंत्री परिषद बर्खास्त करना, टर्मिनेट करना, मंत्री परिषद को टर्मिनेट कर देना, बर्खास्त कर देना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, कुछ यूपी के ही कुछ विधायक जो है उनका ग्रुप बनता है, वो कहते हैं हम सरकार से नाराज हैं, हम अपनी ही सरकार से इस्तीफा चाहते हैं, मतलब हम अपनी सरकार जो है उसको समर्थन अब नहीं देना चाहते। तो ऐसे में राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई आपके कुछ विधायक नाराज हैं और आप मेजॉरिटी अपनी प्रूव करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें मेजॉरिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास मेजॉरिटी है, ठीक है। अब ऐसा एक पार्टी की, सिंगल पार्टी की सरकार हो तो ऐसा कम होता है, जहां कोल्यूशन गवर्नमेंट होती है वहां होता है कि एक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, ठीक है। अब जैसे बिहार में है जेडीयू और बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया, नीतीश कुमार के पास बहुमत नहीं है। अब नीतीश कुमार से कहा गया भाई आप मेजॉरिटी प्रूव करो, लेकिन अब उस समय वो मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमारे पास मेजॉरिटी है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में राज्यपाल क्या करेगा? बर्खास्त कर सकता है, उनको टर्मिनेट कर सकता है, ठीक। अगला है विधानसभा भंग करना, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए मैंने बिहार का एग्जांपल दिया कि बीजेपी ने वापस ले लिया, और जो है उसके बाद वापस लेते ही नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आप राज्यपाल, आप विधानसभा भंग कर दो, हम नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन वहां पर तेजस्वी यादव का बना हुआ है जो सरकार बना सकती है। बीजेपी और तेजस्वी यादव में अलायंस हो गया और उन्होंने कहा कि भाई हम तो सरकार बना सकते हैं, और मुख्यमंत्री ने यानी मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी कि विधानसभा भंग करिए। तो विधानसभा भंग करना या ना करना, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा ये राज्यपाल डिपेंड करेगा, वो अपने विवेक से करेगा, भंग करे या ना करे, ठीक। मतलब राज्यपाल का अधिकतर अगर ऐसा देखा जाए कि स्वविवेक का प्रयोग कब करता है, डिस्क्रिएशन का प्रयोग कब करता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं तब करता है, जनरली वो स्वविवेक का प्रयोग नहीं करता है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, ठीक है। अब अगर आए हम और कौन सी स्थितियां हैं, ठीक है, और कौन से कार्यों के लिए स्वविवेक का प्रयोग करता है? विधेयक को पुनर्विचार, फिर से विचार करने के लिए, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना किसके पास? विधानसभा के पास, पुनर्विचार के लिए। विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखना, रिजर्व करना, ठीक। स्वविवेक शक्ति आप देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि राष्ट्रपति की तुलना में किसके पास ज्यादा है? राज्यपाल के पास। विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना, ये शक्ति है, वो ये स्वविवेक से कर सकता है। इसीलिए
गवर्नर जब चाहे राज्य सरकार को परेशान कर सकता है और इसीलिए राज्यपाल जो है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं होल्ड करता है स्टेट। राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता, राष्ट्रपति के पास उतनी शक्तियां नहीं, लेकिन गवर्नर के पास या राज्यपाल के पास वो शक्तियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी शक्ति इसके पास कब आ जाती है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की लिखित सिफारिश करना। ये बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना स्वविवेक से होता है और जैसे ही ये सिफारिश करता है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन के दौरान स्वविवेक से ही पूरी व्यवस्था को, सत्ता व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को संभालता है। तो आप यहाँ नोट करके लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन के दौरान, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल स्वविवेक से, अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिएशन से, स्वविवेक से कार्यपालिका का संचालन करता है। एजुकेटिव या कार्यपालिका का संचालन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल स्वविवेक से अपनी कार्यपालिका शक्तियों का संचालन करता है, अर्थात उस समय किसी प्रकार की मंत्रिपरिषद उसे सलाह नहीं देती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की तुलना में अगर हम कहें तो राज्यपाल के पास ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशन है जब राज्यपाल स्वविवेक शक्ति का प्रयोग अधिक कर सकता है राष्ट्रपति से बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल के पास ऐसी परिस्थितियां हैं राज्य में जब वो कर सकता है और इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत में राज्यपाल का जो है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। राज्यपाल का दुरुपयोग नहीं कहेंगे उसको, राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये राज्यपाल से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको देने की कोशिश की। अब हम लोग इसको अगले लेक्चर में जो है कार्यपालिका में थोड़ा सा मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग विधानमंडल अर्थात लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, विधान परिषद, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ बच्चों इससे पहले कि मैं आपको ये लेक्चर समाप्त करूँ, इसको सुन लीजिएगा ध्यान से कि ये सारी चीज़ें आप नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करते रहिए। स्पेशली मैं सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स से कहूँगा कि वो पूरी तरह से इसके नोट्स प्रोवाइड अपने तैयार करते रहें और फिर आगे हम लोग जो है जब कंटिन्यू करें तो मैं जैसे गूगल मीट पे आपसे बोलूं कि भाई अपनी कॉपी शो करो, ठीक है, हमें आप ये दिखाओ कि आपने जो है राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां लिखी हैं, आपने ये किस पेज पे लिखा है, तो फिर इधर उधर मत होना क्योंकि आपकी तरफ से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बोल दूं कि अगर किसी के घर में किसी की तबीयत खराब, क्योंकि आज के समय में बहुत स्थितियां खराब हैं, तो किसी की तबीयत खराब है, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसकी पढ़ाई कम हो पा रही या नहीं हो पा रही, तो वो परेशान ना हो। वो बच्चे बिल्कुल से अभी वो समय है, थोड़ा हुआ तो आप कर लीजिए, नहीं हुआ तो आप परेशान मत होइए, आगे के लिए अलर्ट हो जाइए। ठीक है, आगे के लिए उस समय तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अपनों का केयर करें, अपने आसपास अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वहाँ पर भी पूरी सावधानी के साथ वो चीज़ों को ध्यान रखते हुए करें। ठीक है, ये नहीं कि अब पता लगा कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, इस वजह से हम परेशान होने लगे। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, इस समय बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिए आप कि आप जो है अब इस ऐसी स्थिति में अगर कुछ कम है तो उससे भी अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करिए, उससे भी आप अपने को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करिए। हाँ, ये है कि जब मौका मिलेगा तो उस कमी को पूरा भी कर लेना है। ठीक है, उसमें लापरवाही ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। आजकल जो है फिर से शादियों का या तमाम चीज़ों का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे लोग जिनके घरों में ऐसी चीज़ें हैं ध्यान रखें, लापरवाही मत करें, जो उसमें होश ना खोएं। ठीक है, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, अपनों को सेव करने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों, अगले लेक्चर में फिर आपको जो आगे कंटिन्यू होगा टॉपिक। थैंक यू बच्चों, ध्यान रखिए। थैंक यू।